स्पष्ट होनी चाहिए। और मेन बात ये कि आप कितना भी अच्छा पत्र लिखते हैं, यदि लिखावट की वजह से आगे वाला आपके पत्र को नहीं पढ़ पाएगा तो पत्र निरर्थक हो जाएगा। तो आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ये थे एक आदर्श पत्र के गुण। अब हम पढ़ेंगे पत्र के प्रकार। विषय, संदर्भ एवं व्यक्ति के अनुसार पत्र कई प्रकार के होते हैं। जो विषय है, जो उसका संदर्भ होगा, और व्यक्ति के अनुसार पत्र कई प्रकार के होते हैं, किंतु मुख्यतः पत्र दो प्रकार के माने जाते हैं। बहुत सारे पत्र होने के बाद भी उनको दो प्रकार में रखा गया है पत्रों को। पहला है अनौपचारिक पत्र और दूसरा है औपचारिक पत्र। देखिए आपको क में दिख रहा होगा अनौपचारिक पत्र और ख में है औपचारिक पत्र। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या है। इन्हें पारिवारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। हम वो पत्र जो परिवार के लिए लिखते हैं और हमारे खुद से संबंध होते हैं, वो व्यक्तिगत पत्र। इन पत्रों को हम अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसकी विषय वस्तु निजी या घरेलू होती है और जो भी इसका विषय होगा वो हमारे निजी संबंधों से होता है। इन पत्रों की भाषा शैली में कोई औपचारिकता नहीं होती और जो इन पत्रों की जो भाषा शैली होती है वो हम निजी संबंध से लिखते हैं, तो इसमें कोई भी औपचारिकता वाले शब्द नहीं लिखे जाते हैं। ये था अनौपचारिक पत्र, जो आपके परिवार, आपके रिलेशन से संबंधित पत्र आएंगे। फिर है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सरकारी, गैर सरकारी इस संदर्भ में लिखा जाता है। ये पत्र कैसे होते हैं? सरकारी, गैर सरकारी, ये जितने भी पत्र हैं ये सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। इसे औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें व्यवसायिक, कार्यालयिक एवं सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। इसमें जो रहता है वो आपके व्यवसायिक होंगे, कार्यालयिक के अंतर्गत होंगे और सामान्य जीवन व्यवहार के अंतर्गत जो लिखे जाने वाले पत्र हैं वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। इसकी भाषा शैली का जो स्वरूप है वो निश्चित होता है। इसके भी दो प्रकार बताए। पहला बताया आपको सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र। और इसमें पहला आएगा जो सरकारी होगा, अर्ध सरकारी होगा या व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत ये पत्र आएंगे। और दूसरा प्रकार इसमें बताया है आपको सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भ के पत्र। तो ये थे पत्र के प्रकार। पत्र के दो प्रकार बताया आपको, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत आपको दो रूप बताए हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र। सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भ के पत्र। ये हो गया आपके पत्र के प्रकार। अब आ जाइए आप पत्र के अंग। तो पत्र के अंग में पत्र किसी भी विषय का क्यों ना हो, उसके 4 अंग बताए गए हैं। ओके, देखिए अब पत्र के अंग में हम किसी विषय
पत्र किसी भी विषय का क्यों ना हो, उसके 4 अंग बताए गए हैं। पहला बताया गया है पत्र एवं दिनांक, दूसरा बताया गया है संबोधन एवं अभिवादन, तीसरा बताया है पत्र की सामग्री या कलेवर, और चौथा है पत्र की समाप्ति। पता एवं दिनांक, सबसे पहले हम जानते हैं पत्र के अंग में कि पता एवं दिनांक क्या महत्वपूर्ण है इसमें। तो अनौपचारिक पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखन का पता एवं उसके नीचे तिथि दी जाती है। जब हम पत्र लिखते हैं तो उसकी बाईं ओर में सबसे ऊपर कोने में क्या लिखते हैं, पत्र लेखक का पता, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता रहेगा, और उसके नीचे जिस डेट पे हम पत्र लिख रहे हैं वो डेट को अंकित करेंगे। औपचारिक पत्र में बाईं ओर प्रेषक के विभाग का नाम, पता व दिनांक होता है। और औपचारिक पत्र में, ये अनौपचारिक पत्र में लिखे हमने, अनौपचारिक पत्र में भी बाईं ओर के ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता होगा और उसके नीचे तिथि दी जाएगी। औपचारिक पत्र में भी बाईं ओर प्रेषक के विभाग का नाम होगा और पता व दिनांक होता है। बाईं ओर ही प्राप्तकर्ता का नाम, पद, विभाग आदि दिया जाता है। जो बाईं ओर रहेगा, जिससे ये पत्र प्राप्त होगा, उसका भी नाम, पद और विभाग हम बाईं ओर लिखेंगे। ये था पता एवं दिनांक। दूसरा है संबोधन एवं अभिवादन। दोनों प्रकार के पत्रों में पत्र प्राप्त करने वाले के लिए किसी न किसी संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रकार के पत्रों में, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, दोनों पत्र के प्रकार में हमें किसी न किसी संबोधन शब्द का प्रयोग करना है, जैसे पूजनीय, प्रिय, मान्यवर, महोदय आदि। ये संबोधन शब्द हैं जिसका हमें प्रयोग पत्र लिखने के समय करना है। औपचारिक पत्रों में संबोधन से पहले विषय अवश्य लिखा जाता है। जो औपचारिक, जो सरकारी, अर्ध सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र होंगे उसमें हमें संबोधन लिखने के पहले हमें विषय बताना जरूरी होता है। क्लियर? ये संबोधन एवं अभिवादन हो गया। फिर है आपका तीसरे नंबर पे बताया गया आपको पत्र की सामग्री, या सामग्री को ही हम कलेवर भी कहते हैं। तो पत्र की सामग्री से संबंध की जानकारियां हम लेते हैं। पहला आएगा भाषा सरल एवं वाक्य छोटे होने चाहिए। भाषा जो आपकी होती है वो सरल होनी चाहिए, ताकि जो प्राप्त करता है, जो पत्र प्राप्त करेगा, उसे वो भाषा समझ आनी चाहिए। और जो वाक्य होंगे वो बहुत ही छोटे रूप में आपको अपनी पूरी बातों को उन शब्दों में समझाना है। दूसरा है कलेवर, बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए। जो पत्र की सामग्री है जिसको लेकर हम पत्र लिख रहे हैं वो विस्तृत, बहुत बड़े रूप में नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रही कि पत्र को हम छोटे रूप में ही समझाएंगे। तीसरा है लेखक द्वारा लिखी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जो लेखक द्वारा लिखी बातें, जो पत्र लिख रहा है उसकी जो बातें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि जिसे प्राप्त हो रहा है पत्र वो आसानी से आपकी भाषा को समझ सके। चौथा बताया है पत्र में पुनरावृत्ति ना हो। गागर में सागर भरने पर जोर देना चाहिए। मतलब जो शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं वो शब्द ऐसे होने चाहिए कि आप छोटे शब्दों में अपने पूरे विचार को उसमें समझा दे रहे हैं। गागर मतलब छोटे से शब्द को हम बहुत बड़े रूप में समझा दे रहे हैं और जो प्राप्त करता है उसे वो शब्द समझ आ रहे हैं। पांचवा बता रहा है आपको कि सरकारी पत्र में यदि कहीं काट छाट हो तो लेखक को वहां अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। सरकारी पत्र जब आप लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र, सरकारी पत्र किसके अंतर्गत आएगा? औपचारिक पत्र में यदि
कहीं काट छाट हो तो वहां पर यदि हम काट के कुछ और शब्द लिख रहे हैं तो वहां हमें अपना हस्ताक्षर करना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता को पता हो कि आपने ही उन शब्दों को सुधारा है। ये पत्र की सामग्री हो गई। देखिए पत्र की सामग्री एक बार फिर से कि ये कलेवर के संबंध में निम्न जानकारियां हैं। कलेवर में आपको पहले ही बताई, सामग्री को जो पत्र की सामग्री उसे ही हम कलेवर कहते हैं। इसमें भाषा सरल एवं वाक्य छोटे होने चाहिए। कलेवर बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिए। लेखक द्वारा लिखी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें पत्र ऐसा लिखना है कि हम गागर में सागर भर रहे हो, मतलब छोटे शब्दों में हम विस्तार से उन शब्दों का प्रयोग हम ऐसे कर रहे हैं कि छोटे शब्दों में ही हम अपनी पूरी पुनरावृत्ति उनको दे रहे हैं। सरकारी पत्र में यदि कहीं काट छाट हो तो लेखक वहां अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। क्लियर हो गया आपको पत्र की सामग्री? अब हम आते हैं पत्र की समाप्ति पर। सबसे पहले आपको बताया है अनौपचारिक पत्र में लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था एवं गरिमा के अनुरूप निर्देश बदल जाते हैं। तो जैसे यदि आपसे कोई छोटा है तो आप तुम्हारा कर सकते हैं, आपसे बड़ा है तो आपको आपका लिखना है, साथ वाले हैं तो विनीत। इस तरह से संबोधन का प्रयोग आपको प्रयोग करना है। दूसरा है औपचारिक पत्रों का अंत प्रायः निर्धारित एवं स्वनिर्देश द्वारा होता है, जैसे भवदीय, आपका, शुभेच्छु आदि। हम जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें तुम्हारा, आपका, विनीत इस तरह के संबोधनों का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पहले से ही स्वनिर्देश रहता है, जो शब्द उसी का प्रयोग करना है। और स्वनिर्देश शब्दों में आता है भवदीय, आपका, शुभेच्छु आदि। परीक्षा में प्रेषक के नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। परीक्षा में जो प्रेषक रहता है उसके नाम के स्थान पर हम क्या लिखते हैं? क ख ग। नाम, स्थान परीक्षा भवन बताते हैं और शहर का नाम अ ब स इत्यादि लिखते हैं। दूसरा बता रहा है आपको दूसरा है कार्यालयीन पत्र कई प्रकार के होते हैं। इन सब का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। संक्षिप्त में कार्यालयीन पत्रों को हम इस प्रकार समझेंगे। तो जो आपको कार्यालयीन पत्र देगा वो कई प्रकार के होते हैं और इनका एक विशिष्ट स्वरूप होता है। जैसे कार्यालयीन पत्र के प्रकार में सबसे पहले बताया आपको सरकारी पत्र। यह औपचारिक पत्र है। ये किसके अंतर्गत आएगा? औपचारिक पत्र के अंतर्गत। पहले ही बताएं सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, ये सारे पत्र किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत। तो जो सरकारी पत्र होगा वो हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। एक कार्यालय या विभाग जब दूसरे कार्यालय या विभाग को पत्र लिखते हैं तो वे सरकारी पत्र कहलाते हैं। जो एक कार्यालय का विभाग है, एक कार्यालय या विभाग जब दूसरे कार्यालय या विभाग को पत्र लिखेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? सरकारी पत्र के अंतर्गत आएंगे। इसमें पत्र के ऊपर कार्यालय या मंत्रालय का नाम व पता तथा बाएं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है। इसमें पत्र का विषय, विभाग का नाम तथा समय ज्ञात होता है। प्रेषित का नाम, पता आदि बाईं ओर लिखा जाता है। इसमें पत्र के ऊपर पत्र का विषय, विभाग का नाम तथा समय ज्ञात होता है। मतलब हमें इन तीनों की जानकारी इस पत्र में देनी है। प्रेषित का नाम, पता आदि बाईं ओर लिखा जाता है। विषय में पत्र का प्रयोजन होता है। विषय के बाद बाईं ओर महोदय संबोधन का प्रयोग
होता है। और जब विषय के बाद बाईं ओर हम लिखते हैं तो उसमें हम महोदय संबोधन का प्रयोग करते हैं। पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता व दिनांक लिखते हैं और पत्र के बाईं ओर ही हम प्रेषक का पता व दिनांक डेट डालते हैं। अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है और जब हम पत्र का अंत करते हैं तो वहां पर भवदीय शब्द का संबोधन का प्रयोग हम करते हैं। भवदीय शब्द के नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर करेंगे, उसके नीचे प्रेषक का नाम एवं पद नाम लिखा जाएगा। पत्र सटीक हो इसके लिए आवश्यक है कि पत्र में प्रशासनिक शब्दावली, संक्षिप्तता एवं कागर में सागर भरने का गुण होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बताई कि पत्र को बहुत बड़े रूप में नहीं लिखना है, पूरी पुनरावृत्ति नहीं लिखनी है, हमें उन पुनरावृत्तियों को छोटे शब्दों में समझाकर इस पत्र में लिखना होता है। और शब्द होते हैं प्रशासनिक शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका सरकारी पत्र। दूसरा है अर्ध सरकारी पत्र। इस प्रकार के पत्रों में अनौपचारिकता या मैत्री भाव का समावेश होता है। कार्यालय के लेटर हेड का प्रयोग होता है। इसमें जो हम पत्र लिखते हैं वो कार्यालय के ही लेटर हेड का प्रयोग हम करते हैं। प्रिय श्री जैसे संबोधनों का प्रयोग होता है। पत्र के नीचे भवदीय के स्थान पर आपका जैसे शब्दों का प्रयोग भी हो सकता है। यहाँ पर भी हम पत्र के नीचे भवदीय या आपका जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अंत में संबंधित अधिकारी का नाम, पद नाम एवं पूर्ण पता लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग तभी किया जाता है जब व्यक्तिगत परामर्श या खास विषय पर संबंधित अधिकारी या व्यक्तिगत रूप से ध्यानाकर्षण कराना हो। तो ये था आपका अर्ध सरकारी पत्र। अब हम आते हैं परिपत्र में। किसी बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर इस प्रकार पत्र जारी किया जाता है। इन पत्रों की भाषा आडंबरहीन होती है। इस प्रकार के पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों या विभागों को लिखे जा सकते हैं। किसी बैठक में जब हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर विचार करते हैं तो इस प्रकार की पत्र जारी किया जाता है। इन पत्रों की जो भाषा होती है वो आडंबरहीन होती है। इस प्रकार के पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों या विभागों को लिखे जा सकते हैं। मतलब एक ही पत्र को हम अनेक कार्यालय या विभागों को लिखकर भेज सकते हैं। ये होते हैं परिपत्र। मतलब पत्र का रूप जो एक ही पत्र होगा जिसे हम बहुत सारे रूपों में करके अनेक विभागों में भेज सकते हैं। फिर है अनुस्मारक। चौथा नंबर आपको बता रहा है कार्यालयीन पत्र में अनुस्मारक। किसी बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर इस प्रकार पत्र जारी किया जाता है। इन पत्रों की भाषा आडंबरहीन होती है। इस प्रकार के पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र भी कहते हैं। अनुस्मारक क्या होता है? स्मरण पत्र। इनका आकार छोटा तथा प्रारूप सरकारी पत्र की तरह होता है। जब किसी पत्र या ज्ञापन का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि किसी विषय पर निर्णय लिया गया है और वहां पर इन निर्णयों के बारे में सारे विभागों से पूर्ण जानकारी नहीं आई है तो इसे फिर से भेजा जाता है और ये जाता है अनुस्मारक पत्र के रूप में। मतलब आपको स्मरण याद दिलाया जा रहा है कि इस प्रकार के निर्णय लिए गए थे और आपका कोई भी सुझाव हम तक नहीं आया है, तो आपको याद दिलाने के लिए कि आप अपने सुझाव को भेजिए। तो इस प्रकार के पत्र को हम अनुस्मारक पत्र या स्मरण पत्र कहते हैं। इसमें पूर्ण पत्र का हवाला दिया जाता है। इसमें जो पूर्ण पत्र, जो पहले पत्र लिखा गया हो उसको याद दिलाया जाता है। एक से अधिक अनुस्मारक भेजने पर उन्हें क्रमांक दिया जाता है और
आपको यदि एक बार अवगत करा दिए, 2 बार करवा दिए, 3 बार करवा दिए, तो जितनी बार आपको अवगत कराया जाएगा उन पत्रों में उतनी बार क्रमांक संख्या डाल दिया जाएगा। तो ये था आपका अनुस्मारक। फिर बता रहा है आपको कार्यालयीन आदेश। इसका प्रयोग आंतरिक प्रशासन के संदर्भ में होता है। हम इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? आंतरिक प्रशासन के संदर्भ में करते हैं। इसमें कर्मचारियों का स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, काम के वितरण आदि की सूचना होती है। इसमें विषय क्या होते हैं? यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण हो रहा हो या अनुशासनात्मक कार्यवाही करी जा रही हो या काम के संबंध में कोई सूचना होती है, ये सारे कार्यालयीन आदेश के द्वारा होता है। इस प्रकार के पत्र में संबोधन आभार नहीं होता है। ध्यान रखिए, जब कोई कार्यालयीन आदेश होता है तो उसमें संबोधन या आभार नहीं होता है। भाषा सरल एवं औपचारिक होती है। भाषा तो सभी पत्रों में सरल ही ली जाती है। पत्र में पत्र संख्या, कार्यालय का नाम, पता, तिथि इत्यादि का वर्णन होता है। और जो कार्यालय में पत्र संख्या होती है, कार्यालय का नाम होता है, पता होता है, डेट दी जाती है आदि का वर्णन आपको इस पत्र में मिलेगा। अंत में प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद का नाम लिखा जाता है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित व्यक्तियों व अनुभागों को भेजी जाती है। छठवां आपको बता रहा है कार्यालयीन ज्ञापन। इस प्रकार के पत्रों में किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता है। जो कार्यालयीन ज्ञापन होगा उसमें आपको ये जो पत्र मिलेंगे इसमें कोई भी संबोधन इसमें भी नहीं होगा तथा अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर व उसका नाम लिखा जाता है। इन पत्रों के द्वारा एक से दूसरे कार्यालय के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। फिर सातवां आपको बता रहा है टिप्पण। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य अथवा आदेश दिया जाता है वह टिप्पण कहलाता है, जिसका उद्देश्य मामले को नियमानुसार निपटाना है। इसे लिखने से पूर्व सहायक का संबंधित विषय को समझना आवश्यक है, अन्यथा उस पर उच्च अधिकारी को निर्णय लेने में परेशानी होती है। ये हमेशा अन्य पुरुष में तथा पूर्ण व स्पष्ट लिखा जाता है। ये संक्षिप्त विषय संगत और क्रमबद्ध होना चाहिए। जो टिप्पण होता है वो किसी विषय पर जब जानकारी लेते हैं और उसके बारे में जब विचार दिया जाता है और जब वह पूर्ण हो जाता है तब उस पर जो लास्ट में आदेश जारी किया जाता है वो क्या कहलाता है? टिप्पण कहलाता है, जिसका उद्देश्य मामले को नियमानुसार, नियम के अनुसार निपटाना होता है। इसमें लिखने से पूर्व सहायक का संबंधित विषय को समझना आवश्यक है। कुछ भी टिप्पण लिखने से पहले उसके जो संबंधित विषय है उसको समझकर ही उसमें टिप्पण लिखा जाता है, अन्यथा उस पर उच्च अधिकारी को निर्णय लेने में परेशानी होती है। जो भी हमने टिप्पण लिया है, जो भी हम समझे और जो भी उसमें अपनी राय लिख रहे हैं वो साफ सुस्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, ताकि जो भी उच्च अधिकारी हो जो उसे पढ़े और उस पर हस्ताक्षर करे उसे उस निर्णय को लेने में परेशानी न हो। ये हमेशा अन्य पुरुष में तथा पूर्ण व स्पष्ट लिखा जाता है। ये संक्षिप्त विषय संगत और क्रमबद्ध होना चाहिए। तो ये था आपका पत्र लेखन। मैंने आपको बताया आज कार्यालयीन पत्र, पत्र के प्रकार, पत्र के अंग और कार्यालयीन पत्र के प्रकार। ठीक है, आज हमने पत्र को यहाँ तक कंप्लीट किया। अब कल हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को किस तरह से लिखा जाता है, तो पत्र का प्रारूप हम कल करेंगे। आज के लिए इतना मैंने आपको समझाया है, और यदि आपको कहीं डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट है आपको? नो मैम। ठीक है, तो आप अपनी ग्रामर कॉपी में इस पत्र को जो मैंने आज समझाया है इसे आप कंप्लीट करेंगे। मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में
इसे भेज दूंगी। ओके यस मैम। ओके, और हम मीटिंग को यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू मैम। ओके थैंक यू मैम।